Hello guys, I am Ricky and are most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। इसके पहली वीडियो में हमने पीएच वैल्यू क्या है इसको समझा और पीएच वैल्यू किसे कहते हैं या पीएच मान क्या है इसको देखा। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएच मान का दैनिक जीवन में महत्व। जो अपना दैनिक जीवन है इसमें पीएच वैल्यू का या पीएच मान की क्या उपयोगिता है या अपने दैनिक जीवन में इसका क्या इस्तेमाल है पीएच मान का, इसको देखेंगे। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत नॉलेजेबल है। चलिए, सबसे इसमें जो है आपका यहाँ पर 5 पॉइंट दिख रहा है आपको। ये सारे पॉइंट जो है इन चीज़ों को रख करके बनाया गया है कि पीएच मान का दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। तो पहला देखिए, मनुष्य और पशुओं में पीएच मान। मनुष्य और पशु के जीवन स्तर में पीएच का क्या मुराद है। दूसरा देखिए, अम्लीय वर्षा में पीएच मान, पौधे में पीएच मान, पाचन तंत्र में पीएच और जानवरों और पौधे की स्वरक्षा में पीएच। मूल रूप से पीएच मान का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है या हम लोग पीएच का इस्तेमाल दैनिक जीवन में किन किन रूपों में करते हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, मनुष्यों और पशुओं में, मनुष्य में और पशु में पीएच मतलब कि आदमी और पशु में पीएच का क्या योगदान है। देखिए, शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया, यहां पर एक वर्ड है ना, जैव रासायनिक क्रिया। एक वर्ड नहीं है, 3 वर्ड है ना। शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया में अधिकतर है ना संकीर्ण पीएच वर्ग 7 से 7.8 तक ही होती है। यहां तक कि पीएच में थोड़ा सा परिवर्तन भी इन क्रियाओं पर बुरा असर डाल सकता है। पीएच में थोड़ा सा भी परिवर्तन इन क्रियाओं में बुरा असर डाल सकता है। किन क्रियाओं में? तो सबसे पहले शरीर में होने वाले जैव रासायनिक क्रिया में। अब यहां पर एक वर्ड है जैव रासायनिक क्रिया। तो जैव रासायनिक क्रिया का मतलब क्या हुआ? देखिए, किसी जीवित प्राणी में कोशिकाओं के अंदर होने वाले रासायनिक प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव रासायनिक क्रिया। तो जैव रासायनिक क्रिया क्या हुआ कि किसी जीवित प्राणी में, कोई भी जीवित प्राणी है और उस जीवित प्राणी में है ना, उस जीवित प्राणी के कोशिकाओं के अंदर होने वाले जो रासायनिक प्रतिक्रिया है, कोशिका सेल के अंदर होने वाली जो रासायनिक प्रतिक्रिया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैव रासायनिक क्रिया। तो अगर हम इसको तोड़ के बोलें तो शरीर में होने वाली किसी जीवित प्राणी में कोशिकाओं के अंदर होने वाली रासायनिक प्रक्रिया में अधिकतर संकीर्ण पीएच वर्ग। अब संकीर्ण पीएच वर्ग क्या हुआ? 7 से 7.8 तक ही होता है। यह जो संकीर्ण पीएच वर्ग 7 से 7.8 तक होता है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, संकीर्ण पीएच वर्ग का मतलब होता है कि उन्हें जीवित रहने के लिए एक निश्चित पीएच सीमा, किन्हें जीवित रहने के लिए? जो जैव रासायनिक जो शरीर है या पशुओं का शरीर है या जो व्यक्ति है या कोई भी जीव है, तो उसके जीवित रहने के लिए एक पीएच वैल्यू की एक जो है एक खाका है कि यहां से अगर यहां तक पीएच मान होगा तो वह उसके लिए लाभदायक होगा, और अगर उसका पीएच मान बदलता है तो उसके जीवन में परेशानी होगी। तो यह जो एक आप समझ सकते हैं कि एक डाटा के तौर पर जो उसको परिभाषित किया गया है कि यहां से यहां तक का पीएच मान जो है, जैसे मान लीजिए आदमी के लिए या किसी भी अलग प्राणी के लिए, तो वह जो पीएच मान का एक खाका तैयार है जिसके अंतर्गत उसका जीवन की अनुकूलता बनी हुई है, उसी पीएच मान को हम लोग क्या बोलते हैं? संकीर्ण पीएच मान। अभी हम इसको समझेंगे, है ना। संकीर्ण पीएच वर्ग 7 से 7.8 तक, इसका मतलब हुआ कि उन्हें जीवित रहने के लिए एक निश्चित पीएच सीमा में रहना जरूरी है। जैसे मानव शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 तक होता है ना। संकीर्ण पीएच मान का मतलब हुआ कि अगर एक आदमी को जीवित रहना है तो उसके लिए मानव शरीर का जो पीएच मान होना चाहिए वो 7 से 7.8 तक होना चाहिए, 7 से 7.8 तक होना चाहिए। अगर शरीर का पीएच मान इस सीमा से बाहर हो जाएगा, है ना, 7 से 7.8 से अगर बाहर हो जाएगा, है ना, तो आदमी को कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यह जो एक आप कह सकते हैं बाउंड्री लाइन हुआ कि 7 से 7.8 तक पीएच मान आदमी, एक स्वस्थ आदमी के लिए जरूरी है। तो यह इसी को क्या कहा गया? एक संकीर्ण पीएच मान, है ना। यह एक संकीर्ण पीएच मान हुआ, इसी को जो है संकीर्ण पीएच मान कहते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लीजिए कि हम मानव रक्त की बात करें तो आदमी का जो ब्लड है, खून है, इसका पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होता है। 7.35 से 7.45 के बीच होता है। अगर इसके बीच
अगर इस पीएच मान, यह पीएच मान बहुत ज्यादा बढ़ जाए या बहुत ज्यादा घट जाए या इस लेवल को क्रॉस कर दे या तो नीचे से या ऊपर ज्यादा हो जाए, तो फिर क्या होगा, यहां पर आदमी के रक्त का पीएच मान बदल गया और जो एक होना चाहिए उससे वो डिफर कर गया। इसका मतलब है आदमी के किसी अंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां पर जो आपका रक्त का पीएच मान है वो चेंज कर रहा है ना। या ऐसा समझ सकते हैं कि आदमी के किसी अहम अंग को नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो पीएच संकीर्णता था वो ज्यादा या कम हो रहा है। जैसे मान लीजिए 7.35 से 7.45 होना चाहिए, ये बढ़ के हो गया 9.5 या घट के हो गया 3.4, तो ये क्या हो गया, ये ज्यादा डिक्रीज कर गया। इसका मतलब क्या है, आदमी के किसी ना किसी अंग को नुकसान होगा, क्योंकि ब्लड के पीएच मान में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ जो संकीर्ण पीएच वर्ग कहा गया, हमको लगता है कि इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। संकीर्ण पीएच वर्ग का क्या मतलब हुआ कि उन्हें जीवित रहने के लिए एक निश्चित पीएच सीमा में रहना जरूरी है ना। और वह जो दोनों सीमा जिस चीज को जितना पर डिफाइन करता है कि यहां से यहां तक होनी चाहिए, वो क्या हो गई, संकीर्ण पीएच सीमा, या उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, संकीर्ण पीएच वर्ग। ये बात आपने समझ गया। जैसे मान लीजिए हम एक और बात कर देते हैं कि आदमी का जो मुंह होता है, आदमी के मुंह का पीएच मान 5.5 होता है, 5.5 होता है आदमी के मुंह का पीएच मान। अगर ये चेंज कर जाए, ये बहुत डिक्रीज कर जाए या ये बहुत इंक्रीज कर जाए, है ना, तो बहुत ज्यादा 5.5 से कम होने पर क्या होगा, जो दांत का क्षय है वह क्षय होना शुरू हो जाता है। अगर ये पीएच वैल्यू डाउन कर जाएगा तो आदमी के दांत में कमजोरी होगी और दंत क्षय बोलते हैं उसको। उससे क्या होगा, आदमी का दांत झड़ना शुरू हो जाएगा या दांत का क्षय होना शुरू हो जाएगा। तो यह जो एक सीमा है कि इतना होना चाहिए, वो क्या कहला रहा है, आपका संकीर्ण पीएच मान कहला रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया, जैव रासायनिक क्रिया का मतलब भी आप समझ गए कि किसी जीवित प्राणी में कोशिकाओं के अंदर होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया, किसी जीवित कोशिकाओं में, है ना, किसी जीवित प्राणी में कोशिकाओं के अंदर होने वाले रासायनिक प्रक्रिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैव रासायनिक क्रिया। तो शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया में अधिकतर संकीर्ण पीएच वर्ग 7 से 7.8 तक ही होती है। यहां तक कि पीएच में थोड़ा सा परिवर्तन, पीएच मान में थोड़ा सा परिवर्तन भी इन क्रियाओं पर बुरा असर डाल सकता है। अगर थोड़ा भी परिवर्तन होगा तो वह क्या होगा, बुरा असर डाल सकता है। तो ये तो आपने देखा मनुष्यों और पशुओं में पीएच का जो हम दैनिक जीवन में उपयोग देखते हैं वो क्या है। तो आप समझिए कि पीएच वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है। पीएच मान से भी मालूम हो सकता है कि क्या परेशानी है या इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं। जिस तरह हम लोग ब्लड में टोटल काउंट ऑफ ब्लड या टोटल काउंट ऑफ सेल देखते हैं, उससे हमको मालूम होता है कि क्या स्थिति है। तो ये पीएच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप किसी की स्वस्थता और अस्वस्थता की जांच भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है अम्लीय वर्षा, है ना। अब क्या है अम्लीय वर्षा, जब वर्षा के पानी का पीएच मान, है ना, जब बारिश होती है तो वर्षा के पानी का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, क्या बोला, 5.6 से कम हो जाता है, तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। आप जानते हैं कि 7 से कम अगर यदि पीएच मान होगा तो वो अम्लीय वर्षा होगा, और 7 से अधिक अगर होगा तो क्षारीय वर्षा होगा, और एग्जैक्ट 7 हुआ तो वो क्या होगा, आपका उदासीन होगा। तो यहाँ पर जो है अम्लीय वर्षा की बात की जा रही है। जब वर्षा के पानी का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है, अब देखिए 5.6 से भी कम पीएच मान का वर्षा हो गया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा, है ना, एसिडिक वर्षा। तो वह जो है आपका अम्लीय वर्षा हो गया, और वह पानी बहते हुए कहाँ चला गया, नदियों में बहती है ना। जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है तो पानी का पीएच मान कम हो जाता है। अब देखिए वह जो अम्लीय पानी था वो कहाँ चला गया, नदी में, तो उससे क्या हो गया, उसका पीएच मान कम हो गया और वह अम्लीय वर्षा हो जाता है, और वो क्या कहलाता है, अम्लीय वर्षा हो जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप इसके बाद क्या होता है, जलीय जीवन का अस्तित्व कठिन हो जाता है। अब जो जलीय जीव था या जलीय जीवों का जो जीवन था उसका अस्तित्व कठिन हो गया। क्यों, क्योंकि अम्लीय वर्षा जो 5.6 पीएच मान से भी ज्यादा कम हो गया, उस 5.6 पीएच मान से भी कम की बारिश जब वो पानी नदी में मिल गई तो नदी में जो जलीय जीव हैं उसका पीएच मान उस नदी के पानी का कम हो गया, और जब नदी के पानी का पीएच मान कम हो गया तो नदी में रहने वाले जो जलीय जीव हैं उसके अस्तित्व का खतरा बढ़ गया। अब उसके अस्तित्व पर सवाल होने लगा कि वह बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि क्या हुआ, उसमें अम्लीय वर्षा जिसकी पीएच मान 5.6 से भी कम थी वह जाके उसमें मिल गई। तो यह जो है इससे भी जो है ना, जलीय जीवन का अस्तित्व कठिन हो जाता है।
है ना। जब वर्षा के पानी का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है तो पानी का पीएच मान कम हो जाता है और वह अम्लीय वर्षा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जलीय जीवन का अस्तित्व कठिन हो जाता है। ठीक है। तीसरा है पौधों में पीएच मान, है ना। जो पौधे, जो प्लांट हम लोग लगाते हैं उसमें पीएच की क्या मुराद है। देखिए, एक विशिष्ट पीएच के वर्ग की मिट्टी में, एक विशिष्ट पीएच के वर्ग की मिट्टी में पौधे का, है ना, स्वस्थ विकास होता है। अब किस मिट्टी में हम पौधा लगाएं और नहीं लगाएं, उसके पहले हम उसके पीएच मान को भी चेक करते हैं। जिस तरह आदमी के लिए संकीर्ण पीएच वर्ग 7 से 7.8 तक होता है, उसी तरह एक पौधे के स्वस्थ विकास के लिए, एक पौधे के स्वस्थ, आप कह सकते हैं कि उसके ग्रोथ के लिए जो है मिट्टी का पीएच मान भी मालूम होना चाहिए। वह एक स्केल है जिसके अंदर जो है पीएच मान होना चाहिए, जिससे यह मालूम होगी कि उस मिट्टी की पोषकता अच्छी है और उसमें जो पौधे लगाए जाएंगे उसका ग्रोथ अच्छा होगा, उसका विकास अच्छा होगा। तो एक विशिष्ट पीएच के वर्ग की मिट्टी में, एक विशिष्ट पीएच के वर्ग की मिट्टी कहने का मतलब हुआ कि जो एक अच्छे या एक स्वस्थ मिट्टी के लिए जो पीएच मान है, जो रेटिंग है, उतना होनी चाहिए ताकि उसमें जिस पौधे को लगाया जाए वह पौधा स्वस्थ हो और उसका विकास बेहतर हो, है ना। एक विशिष्ट पीएच के वर्ग की मिट्टी में पौधे का स्वस्थ विकास होता है। यह मिट्टी क्षारीय और अत्यधिक अम्लीय नहीं होनी चाहिए। यह मिट्टी जो है अत्यधिक क्षारीय भी नहीं होनी चाहिए और अत्यधिक अम्लीय भी नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसे मालूम होगा? जब हम मृदा का पीएच मान चेक करेंगे तो उस चेक करने के बाद जो एक औसत स्केल है जिस पर कि जो पीएच मान की पौधे के अच्छे ग्रोथ के लिए या अच्छे स्वास्थ्य के विकास के लिए आवश्यक है, तो उसी पीएच मान को देख करके अगर हम उस मिट्टी में पौधे की निराई करेंगे, उसमें हम बुआई करेंगे, उसमें पौधे का अगर हम पौधे को लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये हमको पीएच मान से मालूम हो जाती है। ठीक है, पौधे में पीएच देख लिया। अब है पाचन तंत्र में, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा पाचन तंत्र है, उसमें भी पीएच का अहम रोल है। तो देखिए इसमें पीएच मान का क्या रोल है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो हम लोग जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और इसका प्रोडक्शन जो है पेट में होता है, उत्पादन पेट में भी होता है ना। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन होता है, अर्थात जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl है, उसका वह जो है पेट में बनता है। बड़ा विचित्र है कि शरीर में कितना चीज है, अगर आप सोचेंगे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि किस तरह से इसका गठन है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन पेट में होता है ना, उत्पादन होता है, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? भोजन के पाचन में। कोई फिलोसोफर थे जिन्होंने कहा था कि सबसे अजूबा आदमी का शरीर है, आदमी का होना ये सबसे बड़ा अजूबा कृत्य है। क्योंकि कहा जाता है कि जैसे एक रोटी को पचा करके खून बना देना, ये किसी भी वैज्ञानिक क्रिया से पॉसिबल नहीं है। कि अगर आपने एक चावल खाया, चावल दाल सब्जी खाया और उसको डाइजेस्ट करके, उसको पचा करके ब्लड बना देना, या रोटी दूध सब्जी खा करके उसको ब्लड में तब्दील कर देना, ये किसी भी वैज्ञानिक क्रिया से पॉसिबल नहीं है। तो ये शरीर अपने आप में जो है एक ईश्वर का दिया हुआ उपहार समझें। लेकिन हम लोग क्या होते हैं कि शरीर से ज़्यादा जो है हम मन के चक्कर में पड़ जाते हैं और वो हमें दौड़ाता फिरता है, और जो समय हमें आनंदित होने के लिए मिला था वो जो है हमारे पास जो चीज़ें नहीं होती है उन इच्छाओं को पाने में खर्च हो जाती है, और जो सही इस्तेमाल होना था वो नहीं हो पाता है ना। तो क्या था? पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। जब हम मसालेदार खाना खाते हैं, कैसा खाना खाते हैं? मसालेदार खाना का मतलब आप जानते हैं कि टेस्टी बनाते हैं या बहुत ज़्यादा तेल मसाला डालते हैं। मसालेदार खाना खाते हैं तो पेट में अम्ल बनता है। इस तरह के खाने खाने से क्या होता है? पेट में अम्ल बनता है, जो कि अम्लता पेट में जलन व कभी कभी दर्द का कारण बनता है। और यह अम्लता जो है पेट में कभी कभी जलन का भी कारण बनता है और कभी कभी दर्द का भी कारण बनता है। इससे छुटकारा पाने के लिए प्रति अम्ल मैग्नीशियम का दूध की तरह क्षार का उपयोग होता है। यह प्रति अम्ल मैग्नीशियम का दूध की तरह क्षार का उपयोग होता है। समझेंगे इसको हम लोग बहुत अच्छे से। क्या बोला? पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन होता है, मतलब HCl जो है पेट में उत्पादित होता है, और जो भोजन को पचाने में सहायता करता है, ये भोजन को पचाने में मदद करता है। जब हम मसालेदार खाना खाते हैं पेट में अम्ल बनता है। मसालेदार भोजन से क्या होता है? पेट में एसिड बनता है, जो कि अम्लता
यह अम्लता जो है, जो हमने मसालेदार भोजन किया उससे जो अम्लता बनी, वह अम्लता पेट में जलन के लिए और है ना के लिए वह कभी कभी दर्द का कारण, वह अम्लता जो है कभी कभी पेट के दर्द का या पेट में जलन का कारण बनती है। और इससे छुटकारा पाने के लिए प्रति अम्ल मैग्नीशियम का दूध की तरह क्षार का उपयोग करते हैं। समझेंगे इसको भी हम लोग। प्रति अम्ल को पहले समझना होगा कि प्रति अम्ल क्या है। देखिए प्रति अम्ल जो है या प्रति अम्ल किसको बोलते हैं, तो पहले ये जो मैग्नीशियम है, प्रति अम्ल जब भी बनता है तो प्रति अम्ल में मैग्नीशियम का इस्तेमाल होता है, अर्थात प्रति अम्ल में मैग्नीशियम होता है। और अगर प्रति अम्ल को समझना चाहेंगे तो प्रति अम्ल एक ऐसा पदार्थ है ना, प्रति अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो पेट की अम्लता को कम करता है। यह पेट में अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके अम्लता को बेअसर कर देता है ना। पेट में जो आपने मसालेदार भोजन किया तो उस मसालेदार भोजन से जो पेट में अम्ल बना, उस अम्ल को यह जो प्रति अम्ल है उससे प्रतिक्रिया करके बेअसर कर देता है। अब आप देखिए कि यह कितना मतलब ये गूढ़ चीज है कि जो अब हम जो भोजन किए, अब मसालादार जो भोजन हमने किया, एक तो पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन करता है जो भोजन पचाने में काम आता है, वो तो पेट खुद पैदा करता है। और एक है प्रति अम्ल कि अगर आपने मसालादार भोजन किया है तो उस भोजन से जो अम्ल बना है जिससे आपको जलन या दर्द का महसूस होता है, उस अम्ल को भी या उस अम्ल को बेअसर करने के लिए भी बॉडी में एक प्रति अम्ल दिया जाता है, या छुटकारा पाने के लिए प्रति अम्ल मैग्नीशियम का दूध की तरह क्षार का उपयोग होता है। और उस चीज को जो आपने मसालेदार भोजन किया उस अम्ल को बेअसर करने के लिए प्रति अम्ल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि मैग्नीशियम मिला होता है। इस प्रति अम्ल में मैग्नीशियम की मात्रा होती है, मैग्नीशियम मिला होता है और मैग्नीशियम का दूध की तरह क्षार का उपयोग होता है। तो यहां पर भी जो है आपका, आप देखिए कितना इस्तेमाल जो है आपका पीएच का हो रहा है पाचन तंत्र में भी, है ना। तो उसमें भी जो है आपका प्रति अम्ल का इस्तेमाल होता है। और प्रति अम्ल में क्या मिला होता है, तो मैग्नीशियम। तो यहां जो आपका कहा, इससे छुटकारा पाने के लिए, मतलब कि आपने मसालादार भोजन किया, पेट में जलन हुआ, दर्द हुआ, इससे छुटकारा पाने के लिए आप क्या करिए, प्रति अम्ल मैग्नीशियम का दूध की तरह क्षार का उपयोग करते हैं। दूध की तरह, जिस तरह दूध को इस्तेमाल करते हैं उस तरह जो है दूध की तरह क्षार का उपयोग करते हैं। वह जो है दूध की तरह होता है, इसलिए वह दूध की तरह क्षार का उपयोग यहाँ पर लिखा गया है। तो इसमें भी जो है आप पाचन तंत्र में भी पीएच मान की क्या जो है रोल है वह भी हमने देखा। आगे है जानवरों और पौधों की स्वरक्षा, जानवर का है ना और पौधे का, जानवरों का और पौधों की स्वरक्षा। देखिए जानवरों और पौधों की स्व मतलब अपना और रक्षा, इसके रक्षा में किस तरह से जो है पीएच मान का इस्तेमाल होता है ना। मधुमक्खी के डंक से गंभीर व जलन होती है ना। मधुमक्खी के डंक से क्या होती है, गंभीर जलन होती है। मतलब कि जब मधुमक्खी डंक मारता है तो क्या होती है, उससे जो है जलन होती है और वहां पर ऐसा लगता है कि जैसे मेथिनोइक अम्ल जो है वो उसके डंक में होता है। तो उस तरह से मधुमक्खी के डंक से गंभीर जलन होती है। यह इसमें मौजूद है ना मिथेनोइक अम्ल के कारण से होता है। जो मधुमक्खी के डंक में मिथेनोइक अम्ल होता है और इस मिथेनोइक अम्ल के कारण मधुमक्खी के डंक से गंभीर जलन होती है। जहां पर वो काटता है वहां पर गंभीर जलन होती है ना। एक हल्का क्षारक जैसे कि बेकिंग सोडा के प्रयोग से दर्द में राहत होती है ना। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल अगर इसमें किया जाए तो दर्द में राहत होती है। कुछ पौधे जैसे कि नेटल एक प्लांट है, एक पौधा है। जैसे कि नेटल पौधे में चुभने वाले बाल होते हैं जो किसी जानवर या मानव शरीर के संपर्क में आने पर उनके शरीर में मेथेनोइक अम्ल को है ना अंतः प्रक्षेपण कर देते हैं, जिसके कारण गंभीर दर्द और जलन महसूस होता है। नेटल पौधे के पास उगने वाला डंक पौधे के पत्तों को प्रभावित अंग पर मलने से राहत प्रदान करते हैं। समझिएगा कितना बात कह दिया इसमें, है ना। क्या बोला, जानवरों और पौधे की स्वरक्षा में इसका इस्तेमाल होता है। मधुमक्खी के डंक से गंभीर जलन होती है और यह इसमें मौजूद मेथेनोइक अम्ल, ये जो मेथेनोइक अम्ल है इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड, जो कि चींटी में प्राकृतिक रूप से उसको चींटी में पाया जाता है ना। तो मिथेनोइक अम्ल का जो फार्मूला है आपका वो होगा HCOH।
ये जो है मिथेनोइक अम्ल है, HCOOH, है ना। ये मिथेनोइक अम्ल का फार्मूला है, या इसी को आप फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। और प्राकृतिक रूप से यह चींटियों में भी पाया जाता है और यह मधुमक्खियों के डंक में भी पाया जाता है, जिससे कि आदमी को काटने के बाद गंभीर जलन होती है ना। तो ये जो मिथेनोइक अम्ल छोड़ती है मधुमक्खी, जिसके कारण जलन होता है। एक हल्का क्षारक है जैसे कि बेकिंग सोडा, यह क्या है, एक हल्का क्षारक है बेकिंग सोडा। इसका जो फार्मूला होता है ना, NaHCO3, आप जानते हैं बेकिंग सोडा NaH, है ना, CO3, यह आपका बेकिंग सोडा है। यहां लिखते हैं NaHCO3। यह जो है बेकिंग सोडा, यह एक क्षारक है और इसका इस्तेमाल जो है मधुमक्खियों के डंक के जलन को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है NaHCO3 का। इसका IUPAC नेम जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यह जो है कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यह इसका IUPAC नाम है या IUPAC नेम है ना। या इसी को आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, बोलते ही हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों एक ही चीज है। या इसी को आप कह सकते हैं क्या, NaHCO3, या क्षारक के रूप में, या इसी को आप कह सकते हैं बेकिंग सोडा। ये सब एक ही चीज है, बेकिंग सोडा। तो जब मधुमक्खी काटता है और उसके डंक में मिथेनोइक अम्ल प्रवाहित होती है, या मिथेनोइक अम्ल के कारण जो आदमी के जहां पर वो काटता है उसमें जो गंभीर जलन होती है, उस जलन को ठीक करने के लिए हल्का क्षारक जैसे कि बेकिंग सोडा का प्रयोग, है ना, से दर्द में राहत होती है। बेकिंग सोडा का प्रयोग कर देंगे तो वहां से क्या हो जाता है, दर्द में राहत मिल जाता है, वो दर्द खत्म हो जाती है। कुछ पौधों जैसे कि नेटल, नेटल भी जो है एक प्लांट है, नेटल एक पौधा है और इस नेटल का जो नाम है बिच्छू बूटी भी इसको बोलते हैं। नेटल का एक देसी नेम है ना। नेटल पौधे को क्या कहा जाता है, बिच्छू बूटी, है ना, बिच्छू बूटी। अगर कहीं आपको आ जाए कि बिच्छू बूटी, तो आप समझ जाइएगा बिच्छू बूटी प्लांट मतलब ये जो है नेटल प्लांट या नेटल का पौधा, है ना। कुछ पौधों जैसे कि नेटल पौधे में चुभने वाले बाल होते हैं। अब देखिए मित्र, ये जो नेटल पौधा होता है, नेटल प्लांट या जो बिच्छू बूटी पौधा है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका पौधे में चुभने वाला बाल होता है ना। या नेटल पौधा कह सकते हैं। प्रायः यह जंगलों में उत्पन्न होने वाला एक शाकीय पौधा है। कैसा पौधा है, शाकीय पौधा। शाकीय पौधा मतलब जैसे शाक वगैरह होता है, यह शाकीय पौधा है। कौन, नेटल पौधा एक शाकीय पौधा है। इसके पत्तों पर डंकनुमा छोटे छोटे बाल होते हैं। जो इसका पौधा, नेटल पौधा का जो पत्ती होता है, उस पत्ती के ऊपर छोटे छोटे डंकनुमा, मतलब कि डंक के आकार का जो है, आप कह सकते हैं कांटीला जो है ना, डंक के आकार का पत्तों का डंकनुमा छोटे छोटे बाल होते हैं। यदि गलती से कोई प्राणी इसके पत्तों को छू लेता है तो इन छोटे छोटे बालों से मेथेनोइक अम्ल का स्राव होता है। किसका, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। कोई इसके पत्तों को छू देता है तो मेथेनोइक अम्ल का स्राव होता है और उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे डंक जैसा दर्द होता है। जो मधुमक्खी में भी आपका मेथेनोइक अम्ल प्रवाहित हो रहा था उसके डंक से। और यहाँ पर जो नेटल प्लांट है, जो नेटल पौधा है, उनके पत्तियों पर जो डंकनुमा आकृति बनी होती है, उसमें टच होने के बाद भी जो है वो मेथेनोइक, है ना, अम्ल को अंतः प्रक्षेपण कर देता है। वह मतलब कि नेटल पौधा की जो पत्तियां होती है, उसको छूने के बाद क्या होगा, वह जो डंकनुमा आकृति होती है ना, उससे आपका मेथेनोइक अम्ल जो है अंतः प्रक्षेपण होता है, मतलब उसके शरीर में चला जाता है, अंतः प्रक्षेपण कर देते हैं, जिसके कारण गंभीर दर्द और जलन होता है। उस पौधे को छूने के बाद आपको गंभीर दर्द और गंभीर जलन होना महसूस होता है। नेटल पौधे के पास उगने वाला डंक पौधा, नेटल पौधे के पास उगने वाला डंक पौधे के पत्तों को, है ना, अब जो नेटल पौधे के पास उगने पत्तों में जो डंक है, नेटल पौधे के पत्तों में जो डंक है ना, डंक पौधे के पत्तों को प्रभावित अंग पर मलने से राहत प्रदान होता है। अब अगर जो नेटल पौधे के पास उगने वाला डंक, है ना, पौधे के पत्तों को प्रभावित अंग पर मलने से, अब यह जो डंक पौधा है, इस पौधे के पत्तों को अगर आप जहां पर उसने डंक किया है वहां पर अगर आप मलते हैं तो उस अंग पर मलने से राहत प्रदान होती है और वहां से आपको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। तो यह जो आपने देख रहा था जानवरों और पौधों में स्वरक्षा,
जानवर और पौधों में स्वरक्षा के लिए भी जो है पीएच मान का इस्तेमाल किस किस तरीके से होता है। एक तो मधुमक्खी के डंक से गंभीर जलन होगा तो मेथेनोइक अम्ल के कारण जो है वह जलन महसूस होगा, और उस जलन को कम करने के लिए आप बेकिंग सोडा का NaHCO3 का प्रयोग करिए, वह दर्द में जो है राहत देगा। और दूसरा है कि जो नेटल प्लांट होता है, उस नेटल प्लांट की पत्तियों में जो है ना चुभने वाले बाल होते हैं, उसके पत्ती में चुभने वाले बाल होते हैं, और जो जानवर या मानव शरीर के संपर्क में आने पर उसके शरीर में मेथेनोइक अम्ल को अंतः प्रक्षेपण कर देता है, अर्थात मेथेनोइक अम्ल को डाल देता है। अगर कोई उसके पत्तियों को छूता है तो उस पत्ती में जो चुभने वाला बाल होता है उससे क्या होता है, आदमी या पशु के शरीर में मेथेनोइक अम्ल का प्रक्षेपण होता है, और इसके कारण गंभीर दर्द और जलन होता है ना, जलन महसूस होता है। तो नेटल पौधे के पास उगने वाला डंक पौधे के पत्तों को, डंक एक पौधा है जो नेटल प्लांट के ही पास उगता है, इस डंक पौधे के पत्तों को, अब जो डंक पौधा है इसके पत्तों को प्रभावित अंग पर, डंक पौधे के पत्तों को प्रभावित अंग पर, अब जहां पर टच होने के बाद जो है आपको मेथेनोइक अम्ल उसमें चला गया है, प्रक्षेपित हो गया है, तो जिस अंग में हुआ है उस पर इसके डंक पौधे के पत्तों को अगर आप मलते हैं तो मलने से आपको राहत प्रदान करेगा, मतलब कि उसमें जो है जलन में थोड़ी कमी होगी। और ये लास्ट जो है आपका, ये है दंत क्षय, है ना। दंत क्षय मतलब हो गया दांतों का जो क्षय होता है ना, दांत का टूटना या दांत का क्षय होना। तो दांत है ना, दांत का इनामेल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। दांत का जो इनामेल है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। पहले हम इसको पढ़ते हैं फिर समझेंगे। जो शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है, और यह क्या है, इनामेल शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है। विभिन्न खाद्य पदार्थ जो खाते हैं उसके प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, है ना। विभिन्न खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं उनके प्रभाव से ये प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत कठोर पदार्थ होता है। दांत के बारे में कह रहा है। यदि मुंह हर भोजन के बाद ठीक से नहीं धोया जाता है तो खाद्य कण और चीनी मुंह में मौजूद बैक्टीरिया के कारण सड़ने लगते हैं। इस प्रक्रिया में अम्ल का उत्पादन होता है, सड़ने लगता है और इस प्रक्रिया में अम्ल का उत्पादन होता है, और पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है। 5.5 से मुंह का पीएच मान 5.5 होता है, लेकिन इन सड़न से क्या होता है, यह पीएच जो है 5.5 से नीचे चला जाता है। इस प्रकार बनी अम्लीय दशा, ये अम्लीय दशा कहां से आ रही है, जब आप भोजन करने के बाद मुंह नहीं धोते हैं तो चीनी वगैरह या खाद्य कण जो है ये मिल करके इस अम्लीय दशा को बनाती है, इस अम्ल को बनाती है। तो पीएच 5.5 से नीचे जाता है। इस प्रकार बनी अम्लीय दशा से दांत का इनेमेल है, दांत का इनेमेल छीन हो जाता है, और लंबे समय में दंत क्षय का कारण बनता है। तो यहां भी आपका पीएच मान जो है मुंह का 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। अब इसमें समझने वाली बात जो है कि ये इनामेल क्या है या इनामेल किसको बोलते हैं। देखिए, मानव शरीर में सबसे मजबूत अंग जो है उसका दांत है, उसका जबड़ा दांत जो है वो बहुत मजबूत होता है ना। तो दांत की जो ऊपरी परत होती है वो इनामेल कहलाती है ना। दांत की ऊपरी परत, या कह सकते हैं दांतों का सबसे बाहरी आवरण, जो मानव दांत का सबसे बाहरी आवरण है वह आपका इनामेल कहलाता है। यह दांतों की कैविटी और रोजमर्रा की टूट फूट से बचाता है। यह दांत को रोजमर्रा की कैविटी से और टूट फूट से भी बचाता है। कौन? इनामेल। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये दांतों की रक्षा करता है। दांत की कैविटी और रोजमर्रा की जो टूट फूट है उससे भी यह दांत को बचाता है, और यह दांतों को गर्म और ठंडा खाद्य पदार्थ से बचाता है। अगर कोई गर्म खाद्य पदार्थ खा लें या कोई ठंडा खाद्य पदार्थ खा लें तो उस गर्मी से भी दांत की रक्षा कौन करता है? इनामेल करता है। इसमें 97% जो इनामेल है, जो दांत का इनामेल है, इस इनामेल में 97% है ना, 97% जो है हाइड्रोक्सी एपेंटाइट होता है। हाइड्रोक्सी एपेंटाइट है ना, पेंटाइट होता है। यह जो है पेंटाइट, हाइड्रोक्सी एपेंटाइट दांतों के है ना, दांतों के इनामेल में है ना, इनामेल में 97% तक हाइड्रोक्सी एपेंटाइट होता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का खनिज है। ये क्या है?
जो कैल्शियम फॉस्फेट है, इस कैल्शियम फॉस्फेट का खनिज है। कैल्शियम फॉस्फेट का जो फार्मूला होता है वो Ca3PO4 का होल 2 होता है। ये जो है कैल्शियम फॉस्फेट, इसी को हम बोल सकते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, और इसका जो है ये खनिज होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का खनिज है। कौन? ये जो है हाइड्रोक्सी एपेंटाइट है, ये कैल्शियम फॉस्फेट का खनिज है, और कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला Ca3PO4 का होल 2 होता है ना। यह इसका खनिज होता है, और इनेमल पर दाग लग सकता है, छिल सकता है, और ये घिस भी सकता है। जो इनामेल है इसमें दाग भी लग सकता है, ये घिस भी सकता है, ये छिल भी सकता है ना। तो आप अपने दांत के इनामेल का जो है रक्षा करिए। तो दांत का इनामेल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। अब कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, ये डायरेक्ट इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि यह जो है इस इनामेल में 97% आपका हाइड्रोक्सी एपेंटाइट जो है मौजूद है, और हाइड्रोक्सी एपेंटाइट जो जब 97% है तो सबसे ज्यादा मात्रा, और यही मुख्य सोर्स हुआ। तो हाइड्रोक्सी पेंटाइट जो है ये कैल्शियम फॉस्फेट का ही खनिज है, इसलिए इनडायरेक्ट रूप से सीधा कहते हैं कि इनामेल में जो है कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है। क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट का खनिज हाइड्रोक्सी एपेंटाइट हुआ तो हम उसको इनामेल को डायरेक्ट कह सकते हैं कैल्शियम फॉस्फेट जो है उसमें मौजूद होता है। तो दांत का इनामेल कैल्शियम फॉस्फेट से बना है, जो शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है। विभिन्न खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं उनके प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। जो हम खाते हैं इसके प्रभाव से इनामेल बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता। यह मुंह है ना, यह जो है मुंह हर भोजन के बाद ठीक से नहीं धोया जाता है। यदि मुंह हर भोजन के बाद ठीक से नहीं धोया जाता है, अगर आप खाना की और ढंग से मुंह को नहीं धोए, मुंह ढंग से साफ नहीं किए, तो खाद्य कण और चीनी, जो खाद्य कण है जो आपने चबाया है वो खाद्य कण और चीनी जो है मुंह में मौजूद बैक्टीरिया के कारण सड़ने लगता है। आप ब्रश किए नहीं, मुंह में गंदा रह गया, और इससे क्या हो गया, बैक्टीरिया के कारण वह सड़ने लगता है। मुंह में जो खाद्य कण बचा रह गया और चीनी रह गई, वह मुंह में मौजूद बैक्टीरिया के कारण सड़ने लगता है। इस प्रक्रिया में अम्ल का उत्पादन, यह जब सड़ने लगा तो इस प्रक्रिया में अम्ल का उत्पादन होता है, और पीएच मान जो मुंह का होता है 5.5, वह क्या होता है, नीचे चला जाता है। मुंह का पीएच मान 5.5 होता है, लेकिन इस खाद्य पदार्थ के कणों से और मुंह में चीनी लगे रहने से क्या होती है, सड़न पैदा होती है, जो मुंह में बैक्टीरिया के कारण होता है, और इससे क्या होता है, इस प्रक्रिया में अम्ल का उत्पादन होता है, और पीएच मान जो है 5.5 से नीचे चला जाता है। मुंह का पीएच मान 5.5 से डिक्रीज कर जाता है। इस प्रकार बनी अम्लीय दशा से दांत का इनामेल छीन होता है। इससे क्या होगा, जो दांत का ऊपरी परत है, ऊपरी आवरण है इनामेल, वह इनामेल छीन हो जाता है, और लंबे समय में दंत क्षय का कारण बनता है, और बहुत लंबे समय के बाद जो है आपका दांत जो है क्षय होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हर भोजन के बाद जो है दांत को अच्छी तरह साफ रखें, ताकि उसमें खाद्य कण मौजूद ना रहे और चीनी ना रहे, ताकि जो आपके अंदर मुंह में जो बैक्टीरिया है उसे वो सड़ने ना लगे, और दांत का इनेमल जो है लंबे समय में अम्ल का शिकार ना हो जाए, ताकि वो ऐसा ना हो कि वो लंबे समय के बाद जो है दंत क्षय का कारण बने। तो आपको जो है दांत को साफ रखनी है। तो पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग हमने देखा, 5 तो पहले देखा, और ये जो लास्ट वाला है ये दंत क्षय। तो अब ये बात आपको लगती होगी कि यह जो है पीएच की वैल्यू से कैसे मालूम होता है। अब पीएच मान 5.5 अगर मुंह का है और वह उससे नीचे जा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हमने किया है, और उसका नतीजा हमको भुगतना पड़ेगा। तो ठीक है, हमने दैनिक जीवन में पीएच का क्या क्या महत्व है उसको देखा। आज यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।